नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अब 21 मार्च को आपका प्रवक्ता का आगामी परीक्षा है, तो उसी के संदर्भ में आजकल हमारी वीडियोस आ रही हैं आप सभी के लिए। आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत से आप लोग पढ़ रहे होंगे। उसी क्रम में हमने 3 जो वीडियो हैं वो बनाई थी, ठीक है। पिछले प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर था, उसको सॉल्व किया था। 50-50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके पास वो हो गए हैं। उसके साथ साथ ही मैंने आपको स्पोर्ट्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दे दिया है, ठीक है। उसमें मैं आपसे बस माफ़ी चाहूँगा कि वो जो वीडियो है वो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप में नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि अभी के समय में समय की थोड़ी कमी है, तो अगर मैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में जाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो मैं आपको देना चाहता हूं। अभी इस समय मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें दे सकूं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं रखा था, ठीक है। तो आपको वहाँ से उनके नोट्स बना लेने हैं, 1 से 2 बार आप उनको पढ़िए। क्वेश्चन अगर वहाँ से आएगा तो आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स के उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस को लिया है और उसके साथ साथ नेशनल लेवल के राष्ट्र के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। इसके साथ एक और वीडियो आपको इसके बाद मिलेगी जिसमें पुरस्कार से संबंधित वीडियो वो होगी, ठीक है। जितने भी अवार्ड्स हैं, नेशनल हो या उत्तराखंड से संबंधित जो अवार्ड होंगे उसको उसमें समाहित किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अवार्ड्स वाली जो वीडियो है वो इसके बाद आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, नोट्स बनाइए, लिखते जाइए। देखिए, आप भी जरूर लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए। लिखने से आपको वो याद हो जाएगा और जल्दी आपका एग्जाम है। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा यही प्रयास होता है कि मैं कम से कम समय आपका लूँ, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, अभी ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। कम से कम समय में आपका लूँ और कम से कम समय में जितना मैं आपको दे सकता हूँ उतना मैं आपको दूँ, ठीक है। आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप जिस भी माध्यम से कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, जहां भी हो आप शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है तो उस वजह से मैं भी और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके लिए काम कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो ये हमारा MCQ टाइप में नहीं है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, समय को बचाने के लिए इसको MCQ टाइप में नहीं रखा गया है, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग में अब कितने स्टेशन होंगे, ठीक है। आपको बताना है कि अब कितने स्टेशन होंगे वहां पर, ठीक है। तो पहला सवाल ये आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। पहले 12 थे, पहले 12 स्टेशन थे और अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? अब उनकी संख्या 13 हो गई है, ठीक है। 13वां स्टेशन कौन सा है? जानासू। जानासू जो है वो 13वां स्टेशन है और ये कहाँ पर है? ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में मलेथा के पास जानासू नामक नया जो है वो स्टेशन इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर कितने स्टेशन हो गए? 13 स्टेशन हो गए और इसकी लंबाई कितनी हो गई? 125 किलोमीटर, ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नया एक और रेलवे स्टेशन इसमें जोड़ा गया है जनासू नाम से, जो कि पौड़ी के मलेथा के पास है, ठीक है। तो 13 स्टेशन कुल हो चुके हैं। अगला देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। आपको बताना है राज्य का पहला साइबर पुलिस थाना किस जिले में है? राज्य का पहला साइबर पुलिस थाना किस जिले में, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून, ठीक है। जो पहला साइबर पुलिस थाना बना था वो कहां पर बना था? देहरादून में बना था पहला पुलिस थाना, ठीक है। पहला जो था वो देहरादून में बना था और अब दूसरा बना था, उसके बाद दूसरा भी है। दूसरा कहां पर बना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा बना है रुद्रपुर के अंदर, ठीक है। दूसरा कहां पर बना है? दूसरा आपका रुद्रपुर के अंदर बना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कहां पर बना है? रुद्रपुर के अंदर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, रामायण पार्क कहां स्थापित किया गया? आप सभी लोग जानते हैं रामायण पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो सही जवाब क्या होगा? हल्द्वानी के अंदर, ठीक है। हल्द्वानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हल्द्वानी से आपको 2-3 पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। हल्द्वानी में रामायण पार्क है, पहली बात। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क वो कहां है? वो भी आपका हल्द्वानी के अंदर ही है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा आपका भारत का पहला मॉस गार्डन। ये मॉस क्या होता है? एक तरह का काई होती है, ठीक है। तो भारत का पहला मॉस गार्डन जो है वो भी आपका नैनीताल में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा। चौथा है देश का पहला पॉलिनेटर पार्क। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क और पहला मॉस गार्डन दोनों ही आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे? हल्द्वानी, माफ कीजिए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। मॉस गार्डन आपका नैनीताल के अंदर है और पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो आपको हल्द्वानी में मिल जाएगा, जो भी नैनीताल में आता है, ठीक है। तो नैनीताल से ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ये 4-5 चीजें हैं, इनको आप कंफ्यूज नहीं होना, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप इनको नहीं भूलेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इंद्रमणि वाटिका किस स्थान पर है? ठीक है, आपको बताना है कि इंद्रमणि वाटिका किस स्थान पर है। तो कहां पर है? नई टिहरी के अंदर, ठीक है। नई टिहरी के अंदर है आपकी इंद्रमणि वाटिका। इंद्रमणि वाटिका नई टिहरी के अंदर है। अगला सवाल है,
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के शिक्षक कौन है? देखिए मैं सवाल बोल रहा हूं, जैसे ही मैंने सवाल बोला, जैसे आपने सवाल सुना, तुरंत आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो इस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये वो सवाल हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे और इनमें से आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में पूरी संभावना है कि मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको एकदम से जवाब आना चाहिए, ठीक है, आपको जवाब आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सवाल क्या था कि किसको मिला है शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? तो दो लोगों को उत्तराखंड से यह पुरस्कार मिला है और वो कौन कौन है? एक है केवलानंद कांडपाल और दूसरे हैं सुधा पैन्यूली, ठीक है, केवलानंद कांडपाल और सुधा पैन्यूली। सुधा पैन्यूली कहाँ की हैं? ये देहरादून में, ठीक है, एकलव्य आदर्श एकलव्य विद्यालय है, वहां पर ये उप प्रधानाचार्य हैं। और केवलानंद कांडपाल जो हैं ये बागेश्वर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, ये बागेश्वर जिले में ये शिक्षक हैं। तो केवलानंद कांडपाल और सुधा पैन्यूली, इन दो लोगों को मिला था उत्तराखंड से। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है केसर का सफल उत्पादन किस जिले में हुआ है? ठीक है, उत्तराखंड में केसर की जो फसल है, जो कश्मीरी केसर है, ठीक है, जो कश्मीरी केसर है उसकी फसल का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। अब ये सफल हुआ है और किस जिले में हुआ है? तो अल्मोड़ा जिला जो है, अल्मोड़ा जिले में ये प्रयास सफल हुआ है, ठीक है। ये किस जिले में सफल हुआ है? अल्मोड़ा जिले में ये प्रयास सफल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में ये जो प्रयास है ये आपका सफल हुआ है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उत्तराखंड के किस शहर को ओडीएफ घोषित किया गया है? ओडीएफ मतलब क्या हुआ? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त किसको घोषित किया गया है? उस शहर का नाम आपको ध्यान रखना है, उस शहर का नाम है चंबा, ठीक है। चंबा टाउन जो है, चंबा टाउन को ओडीएफ फ्री घोषित किया गया है, ठीक है, ओडीएफ फ्री इसको घोषित किया गया और इसको कौन सा ओडीएफ प्लस इसको दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड के किस शहर को ओडीएफ फ्री घोषित किया गया? तो चंबा टाउन को किया गया। ये कहां पर है? ये आपका नई टिहरी के अंदर पड़ता है, यानी कि टिहरी गढ़वाल जिले में ये आता है। अगला सवाल है आपका उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज किस जिले में है? किस जिले में है उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज? देखिए मैं सवाल बोल रहा हूं, आपके अंदर से जवाब मुझे पता है तुरंत आप जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। लास्ट में जरूर बताइएगा कितने सवालों के जवाब आपने दिए हैं। स्कोर आप बताइएगा, शर्माइएगा नहीं, स्कोर आप बता दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई टॉपिक आपको अभी कंफ्यूज करा, तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं आप, ठीक है, फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज किस जिले में है? यह आपका नैनीताल कालाडूंगी राजमार्ग पर है, ठीक है, नैनीताल कालाडूंगी राजमार्ग पर, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट आपका चला जाएगा नैनीताल, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और आप मुझे बताइएगा कि नैनीताल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अगला सवाल क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में उत्तराखंड का स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है 2020, उसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा था? ठीक है, तो कौन सा स्थान रहा था? 11वां स्थान उत्तराखंड का रहा था। कौन सा स्थान रहा था? उत्तराखंड का इसमें रहा था 11वां स्थान, ठीक है, 11वां स्थान उत्तराखंड का इसमें रहा था। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं एक किताब है, ये किसने लिखी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। अगला सवाल है उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, 2021 में ये नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, तो आपको बताना, सभी लोग जानते हैं कौन बने हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाला है वो ये है कि रवि विजय कुमार मलिमत जो है वो इनकी नियुक्ति होने से पहले कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कौन काम कर रहा था? रवि विजय कुमार मलिमत। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, रवि विजय कुमार मलिमत ये कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, और राघवेंद्र सिंह चौहान ये अब मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड आइकॉन 2020 कौन बने हैं? उत्तराखंड आइकॉन 2020 कौन बने हैं? तो कौन बने हैं उत्तराखंड? दो लोग ये बने हैं, एक है हेमंत पांडे और दूसरा है हरीश चंद्र पांडे। ठीक है, हेमंत पांडे और हरीश चंद्र पांडे ये दोनों जो लोग हैं ये उत्तराखंड आइकॉन 2020 बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है हीरा सिंह राणा का संबंध किससे? देखिए, हीरा सिंह राणा 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध ये उत्तराखंड में है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है, ये है हमारे लोक गायक। ठीक है, लोक गायक हैं हीरा सिंह राणा लोक गायक हैं। अगला सवाल आपसे है, वर्तमान लोकसभा महासचिव कौन है? वर्तमान में हमारे लोकसभा महासचिव कौन है? तो कौन होंगे लोकसभा महासचिव? उत्पल कुमार जो है ये लोकसभा महासचिव हैं। ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव? ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो अभी हाल ही में
जो वसीम जाफर थे उनको पहले कोच नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद मनीष झा को इसका कोच जो है उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्या है, CAU, तो CAU है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, और CAU को BCCI से मान्यता कब मिली थी, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 13 अगस्त 2019। 13 अगस्त 2019 को जो CAU है उसको BCCI से मान्यता मिली है। और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वर्तमान में कौन है, मनीष झा क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसे आप पढ़िए। मधु ग्राम योजना में एक बॉक्स पर कितने रुपए अनुदान राशि तय की गई है। ठीक है, तो मधु ग्राम योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इस योजना में एक जो बॉक्स होगा उस पर 3200 रुपए का अनुदान रखा गया है, यानी कि एक बॉक्स यदि आप यूज करते हैं तो 3200 रुपए का आपको अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और कुल 500 बॉक्स को देने की योजना ये बनाई गई है। कौन सी योजना है, उत्तराखंड माफ कीजिए मधु ग्राम योजना। ठीक है, मधु ग्राम योजना। ठीक है, कितना अनुदान दिया जाएगा, 3200 रुपए, और कुल कितने बॉक्स लगाने हैं, 500 बॉक्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल का जन्म किस जिले में हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कहां पर हुआ था इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। और ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ष 2020 में इनका निधन हुआ है, और ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी वर्ष 2000 में मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे वर्ष 2000 में। पहाड़ पर लालटेन इनकी ही कृति है। और अब आप साहित्य अकादमी इनको कब मिला था, 2000 में। साहित्य अकादमी 2020 के लिए उसके नामों की घोषणा हो चुकी है, और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको मिला है, अनामिका को मिला है। किसको मिला है, अनामिका को मिला है, और उनकी कौन सी कृति के लिए मिला है, तो टोकरी में दिंगत। ठीक है, टोकरी में दिंगत उनकी कृति है। हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है, अनामिका को मिला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, देश का पहला पशु क्वारंटीन सेंटर कौन सा है। देश का पहला पशु क्वारंटीन सेंटर, एनिमल क्वारंटीन सेंटर कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको पशु क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। ठीक है, यहां पर एक बाघ जो था उसमें कोरोना का संक्रमण पाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है उत्तराखंड का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा। उत्तराखंड का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनेगा। ठीक है, तो कहां पर बनेगा, ये बनेगा आपका पंतनगर के अंदर। ठीक है, पंतनगर वाला जो एयरपोर्ट है उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है, विश्व शतरंज संस्था FIDE ने इंटरनेशनल मास्टर्स के खिताब से उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को नवाजा है। तो किसको इंटरनेशनल मास्टर्स के खिताब से नवाजा गया है, तो उसका नाम क्या है, उस खिलाड़ी का नाम है सक्षम रौतेला। ठीक है, सक्षम रौतेला उस खिलाड़ी का नाम है, और कहां से हैं वो बागेश्वर से हैं। ठीक है, सक्षम रौतेला उस खिलाड़ी का नाम है, और वो कहां से हैं, वो आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 16 वर्षीय सक्षम रौतेला को इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है, आसन कंजर्वेशन साइट रिजर्व को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था। तो रामसर साइट में इसको कब शामिल किया गया था, तो 15 अक्टूबर 2020 को देश के 38वें रामसर साइट के रूप में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि देहरादून में है, इस यमुना नदी के पास में है, इसको देश का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया था। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसको कंजर्वेशन रिजर्व कब घोषित किया गया था, 2005 में। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 2020 को इसको आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये 38वां है, और अभी वर्तमान में कितने हैं, टोटल 42 रामसर साइट हैं भारत के अंदर, और 42वीं कौन सी है, तसोकर झील। ठीक है, तसोकर झील जो कि लद्दाख में है, ये 42वीं रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितने हो गए हैं, 42। ये कौन सी थी, आसन, ये 38वीं थी। ठीक है, देश की 38वीं और उत्तराखंड की पहली। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पहली। 42वीं कौन सी है, तसोकर झील, और उत्तराखंड की कौन सी है, 38वीं आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का पहला गांव कौन सा है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और इसमें सबसे पहला गांव किसको शामिल किया गया था, माजरी ग्रांट डोईवाला। ठीक है, डोईवाला जो है वो उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, उनका माजरी ग्रांट यानी कि डोईवाला में उन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को सबसे पहला गांव उसे ही चुना था। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसमें किसानों को लोन दिया जाएगा, करीब 3 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। पहले 2 लाख थी, सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया और नाबार्ड के साथ मिलकर ये योजना शुरू की गई है। नाबार्ड से आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी और गोविंद राजुलु चिंतला ये अभी नाबार्ड के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2014 से हिमालय दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या रहा था? हिमालय और प्रकृति इसका थीम रहा था। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए, हिमालय से संसद में हिमालय। ठीक है, संसद में हिमालय ये किताब है जो किसने लिखी है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो संसद में हिमालय ये किताब किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक की ये किताब है। अगला सवाल लेते हैं, स्पर्श गंगा दिवस कब मनाया जाता है? स्पर्श गंगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 17 दिसंबर को स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 दिसंबर को स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? बताइए, आपके अंदर से जवाब आ रहा होगा, मुझे पता है। 4 नवंबर को 2008। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपका रिवाइज हो रहा है। गंगा एक्शन प्लान 14 जून 1985। ठीक है, एक सवाल मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था कि गंगा अवलोकन म्यूजियम ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये हरिद्वार जिले में चंडी घाट पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हरिद्वार जिले में चंडी घाट पर गंगा अवलोकन म्यूजियम को स्थापित किया जाएगा। गंगा से संबंधित एक है नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे आप सभी जानते होंगे। नमामि गंगे ये योजना 7 जुलाई 2016। ठीक है, 7 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी नमामि गंगे योजना। ठीक है, नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016। ठीक है, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है आपका, 52 शक्तिपीठ का थीम पार्क किस जिले में बनेगा? ठीक है, 52 शक्तिपीठों का एक थीम पार्क बनना है, जो कि किस जिले में बनना है ये आपको बताना है। तो कहां पर बनेगा ये हरिद्वार के कनखल में बनेगा। ठीक है, हरिद्वार के कनखल में बनेगा 52 शक्तिपीठों का एक थीम पार्क। ठीक है, हरिद्वार के कनखल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में कहां बनाया जाएगा? हरिद्वार जिले के रुड़की में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। किसकी सहायता से बनाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, जर्मनी इसमें हेल्प करेगा, जर्मनी इसमें हेल्प करने वाला है। और इससे जो बिजली बनेगी वो बिजली किसको जाएगी? वो बिजली जाएगी यूपीसीएल को, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वो बिजली जाएगी। साथ ही साथ सिडिकुल भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है। और आप मुझे बताइए कि सिडिकुल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार किस जिले में है? उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार किस जिले में है? ठीक है, तो कहां पर है ये है आपका मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर। ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर है पहला डॉपलर रडार। कहां पर है? मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड के किस जिले में देखी गई? भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड के किस जिले में देखी गई है? तो सबसे बड़ी तितली देखी गई है पिथौरागढ़ के अंदर। ठीक है, और उस तितली का नाम क्या है? उसका नाम है हिमालयन गोल्डन बर्डविंग नाम की तितली जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में देखी गई है। यहाँ पर मेल भी देखा गया है, फीमेल भी देखा गया है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों को यहाँ पर देखा गया है। शिलोंग जो है वो मेल का नाम है। शिलोंग क्या है? शिलोंग ये तितली की प्रजाति है, ये मेल है। और यहाँ पर शिलोंग में मेल देखा गया है और डीडी हार्ट जो है ये पिथौरागढ़ के अंदर यहाँ पर फीमेल को देखा गया है। तो शिलोंग के अंदर किसको देखा गया है? शिलोंग में देखा गया है मेल को, और डीडी हार्ट उत्तराखंड के अंदर इसके फीमेल को देखा गया है। ठीक है, 88 सालों के बाद ये देखी गई है हिमालयन गोल्डन बर्डविंग। और आप मुझे बताइए कि पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पिथौरागढ़ का गठन कब हुआ था? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। वीडियो को पॉज करना है, कमेंट को लिखना है और उसके बाद फिर से आपने वीडियो को प्ले करना है। अगला सवाल है, सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जिले में बना है? तो किस जिले में बना है? सभी लोग जानते हैं। कहां पर बना है? उत्तरकाशी में बना है, भैरव घाटी लंका में यह बना है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर अभी वर्तमान में 86 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, 86 हिम तेंदुए उत्तराखंड के अंदर हैं। और विश्व
तेंदुआ दिवस, विश्व हिम तेंदुआ दिवस, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, ठीक है। तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस, क्योंकि ये अक्टूबर के दिवस है। देखिए दिवस अगर आपको ध्यान रखने हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक के दिवस आप जो हैं आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहीं से आपका मेनली पूछा जाएगा। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस और 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस, ठीक है। उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। और बाघों से संबंधित आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि कब शुरू हुआ था? 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाथी भी उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हाथी उत्तराखंड में कितने पाए गए हैं जो गणना हुई है उसी के हिसाब से 2026 हाथी अभी वर्तमान में उत्तराखंड में हैं। और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। और 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है। तो देखिए 3-4 दिवस इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। तेज लग रहा है तो स्पीड स्लो कर लीजिए, तेज लग रहा है तो प्लेबैक में जाकर स्पीड को स्लो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा बताना चाहता हूं। अगला सवाल है आपका, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की जो रैंक रही है इसमें 53वीं रैंक भारत की रही है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 53वीं। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ है। और इसने किसका स्थान लिया है? तो जो 1986 का जो हमारा अधिनियम था, इससे पहले कौन सा था? 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था। और अब उसकी जगह कौन सा आ गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। अधिनियम कब का है? 2019 का। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल बजट से संबंधित है। बजट से संबंधित सवाल क्या है आपका कि बजट 2020-21 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो कितने स्तंभों पर आधारित है? ये जो हमारा बजट होगा ये 6 स्तंभों पर आधारित होगा। और ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो ये 6 स्तंभ है, स्वास्थ्य एवं देखभाल, दूसरा है वित्त, पूंजी एवं बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधनों का विकास करना है, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो ये 6 पिलर हैं, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने स्तंभों पर आधारित है। तो 6 स्तंभों पर आधारित है। जीडीपी जो रखी गई है 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी माइनस में रही है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ऋणात्मक रही है। क्या रही है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में रही है। कितनी रही है? माइनस का 7.5%। माइनस का 7.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2020-21 के लिए रही है, ठीक है। और आने वाला जो हमारा साल है उसके लिए कितनी रखी गई है? तो उसके लिए 11% का अनुमान लगाया गया है कि अगले साल वास्तविक जीडीपी जो होगी हमारी 21-22 के लिए वो 11% रहेगी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूं, बस आपका रिवाइज करवा रहा हूं। अगला सवाल है, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो इसी साल से इसकी शुरुआत हुई है। 23 जनवरी को आप सभी जानते हैं कौन सा दिवस मनाया गया था? पराक्रम दिवस मनाया गया था। और उत्तराखंड में इसको एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर किया गया था, ठीक है। 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है उसको उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत तेजी से मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको तेज लग रहा हो। मैं यही कहूंगा वीडियो में प्लेबैक में जाकर स्पीड को कम कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, एक से 2 बार उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए एग्जाम से पहले, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगला पॉइंट है, कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति भारत कितने देशों को कर रहा है? ठीक है। तो भारत अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन दे रहा है और 6 देश ऐसे हैं जिनको भारत अपनी कोविड-19 की वैक्सीन दे रहा है। कौन कौन से हैं वो देश? भारत के पड़ोसी देश ही हैं, जैसे म्यांमार हो गया, भूटान, बांग्लादेश है, आपका नेपाल हो गया, मालदीव है और सेशेल्स है, ठीक है। सेशेल्स का नाम आपने ध्यान रखना है क्योंकि और तो आप सभी सुने हुए होंगे, बस सेशेल्स को ध्यान रखिए। तो 6 देशों में कौन शामिल है? सेशेल्स भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। श्रीलंका भी शामिल नहीं है। अगला सवाल है आपका कि डीआरडीओ ने
डीआरडीओ ने रक्षिता नाम से आपातकालीन वाहन किसके लिए विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने रक्षिता नाम से आपातकालीन वाहन बनाया है। किसके लिए बनाया है? सीआरपीएफ के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? सीआरपीएफ के लिए बनाया है। ठीक है, और सीआरपीएफ के भी वर्तमान में जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, वो कौन है? उनका नाम है कुलदीप सिंह। कौन है? वो है कुलदीप सिंह। और डीआरडीओ के आप सभी जानते हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हैं और सीआरपीएफ के कौन है? कुलदीप सिंह। तो कुलदीप जो डीआरडीओ है, उन्होंने सीआरपीएफ के लिए रक्षिता नाम से एक आपातकालीन व्हीकल बनाया है। ठीक है, इमरजेंसी व्हीकल बनाया है। बाइक है ये एक, ठीक है, एक आपातकालीन बाइक है। ठीक है, ये बाइक है एक। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? भारत में जो टीकाकरण अभियान है कोरोना के लिए, वो कब शुरू हो गया है? 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को ये शुरू हुआ है। और सबसे पहले जो टीका लगा था वो लगा था एम्स ऋषिकेश, माफ कीजिए एम्स दिल्ली के एक कार्यकर्ता है मनीष कुमार, उनको ये सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, एम्स दिल्ली के मनीष कुमार को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगी थी। 2 वैक्सीनें अभी भारत में प्रचलित हैं। ठीक है, 2 वैक्सीन आपने भी नाम जरूर सुना होगा। एक आपकी कोविशील्ड है, ठीक है, एक आपकी कोविशील्ड है और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी है आपकी कोवैक्सीन, दूसरी है कोवैक्सीन। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? कोविशील्ड अगर आपसे पूछे, कोविशील्ड कौन बना रहा है? सेरम इंस्टीट्यूट। सेरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविशील्ड। और कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। ये भी आपने ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात टीकाकरण से ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में भी, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। ठीक है, 16 जनवरी को नहीं है, हो सकता है आप 16 जनवरी लगाएं। 16 जनवरी से शुरू हुआ है टीकाकरण, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 मार्च को। क्यों? क्योंकि 16 मार्च 1995 को, 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था और भारत जो है 2014 के अंदर, 2014 में भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, पोलियो मुक्त हमको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का थीम क्या है? थीम आपको बताना है इसका थीम क्या है। तो इसका जो थीम रहा है वो थीम रहा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये जो 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे, उसी की याद में ये मनाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका इस साल का थीम रहा है। और मुख्य अतिथि आपको ध्यान रखना है कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ठीक है, ये भारतीय हैं, ये भारत के हैं, मूल रूप से भारत के हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम के। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य अतिथि बने थे 9 जनवरी को होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सक्षम अभियान, तो सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो संरक्षण क्षमता पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय ने सक्षम अभियान को शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सक्षम अभियान किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एनडीआरएफ टीम को कहां तैनात किया गया? भारत की पहली महिला एनडीआरएफ टीम को कहां तैनात किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे भारत की पहली महिला एनडीआरएफ की टुकड़ी जो है, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसको शामिल किया गया है। किसको? पहली महिला एनडीआरएफ टीम को शामिल किया गया, 100 से ज्यादा इसमें महिलाएं हैं। ठीक है, ये होगी पहली बात। और डीजी कौन है हमारे एनडीआरएफ के इस समय प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है SN प्रधान। SN प्रधान इस समय प्रमुख हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, इसी में इसको समाप्त करना है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र तो ये लेह लद्दाख में बना है। ठीक है, लेह लद्दाख में बना है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है, लेह लद्दाख में ये बना है, करीबन 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हमारे मौसम विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल है आपसे, ठीक है, स्काई रूट। स्काई रूट किस देश की निजी एरोस्पेस कंपनी है? स्काई रूट आपको बताना है। तो स्काई रूट किस देश की कंपनी है? ये भारत की कंपनी है। किस देश की कंपनी है? भारत की कंपनी है। और न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि इन्होंने एक रॉकेट है उसका लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है? कलाम 5। ठीक है, कलाम 5 नाम से एक रॉकेट इंजन को इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये एक निजी एरोस्पेस कंपनी है जो कि भारत के अंदर अपना काम करती है। ठीक है, भारत की एरोस्पेस, स्काई रूट उसका नाम है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल है,
100वीं किसान रेल किन स्थानों के बीच चली है? तो किसान रेल आपने जरूर सुना होगा, 2020 में चली थी पहली, ठीक है। तो 100वीं कहां पर चली है? 100वीं जो चली है आपकी महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच, महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 28 दिसंबर 2020 को, 28 दिसंबर 2020 को ये चली है। और पहली कब चली थी? पहली रेल की अगर मैं बात करूं तो ये चली थी आपकी 7 अगस्त को। कब चली थी? 7 अगस्त 2020 को चली थी। 7 अगस्त 2020 को चली थी। कहां से? ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच, ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, तो ये कहां पर हुआ है? तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो जो है उसकी मजेंटा लाइन है, दिल्ली मेट्रो में मजेंटा लाइन है, वहां पर पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, यानी कि बिना ड्राइवर की वो ट्रेन चलने वाली है। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का पहला बाघ आधारित हॉट एयर बलून सफारी ये किस राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि किस रिजर्व में ये स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, जहां पर पहला बाघ आरक्षित हॉट एयर बलून सफारी जो है उसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो बांधवगढ़ आपको ध्यान रखना है एमपी में, और एमपी में जो भी आपके नेशनल पार्क हैं उनको भी आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, उनको भी आपने एक बार पढ़ लेना है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? नया जो संसद भवन है हमारा उसका शिलान्यास किया गया है, और मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है। कब किया था? तो ये किया था 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था, और उसमें जो लोकसभा कक्ष होगा, लोकसभा जो कक्ष होगा उसमें 888 सदस्य बैठ पाएंगे, और जो राज्यसभा वाला कक्ष होगा उसमें 384 सीटें रखी गई हैं बैठने के लिए, ठीक है। तो उसमें 384 सदस्य बैठ पाएंगे राज्यसभा में, और 888 सदस्य तक बैठने की क्षमता होगी लोकसभा के अंदर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत का पहला 100% जैविक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन बना है? ठीक है, कौन नहीं है, कौन बना है। तो कौन बना है 100% जैविक? तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है वो 100% यानी कि पूरी तरह से जैविक बन गया है। पहला यूटी बन गया है जो कि पूरी तरह से 100% जैविक है। कौन सा? लक्षद्वीप। और 2016 में, वर्ष 2016 में क्या हुआ था? तो 2016 में जो सिक्किम है वो पहला राज्य बना था, पहला पूरी तरह से 100% जैविक जो है, जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है सिक्किम, और पहला केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित राज्य है, राज्य है सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अगला सवाल है पीएम वाणी। पीएम वाणी का संबंध, पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये जो योजना है ये आपकी फ्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है। फ्री वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस से संबंधित है, यानी कि वाईफाई को सार्वजनिक करने के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से वाईफाई मिल सके, उसके लिए पीएम वाणी योजना को शुरू किया है। 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को लागू किया है, इसको शुरू किया, देश भर में इसकी शुरुआत करी है। अगला सवाल आपके सामने है कि वर्ष 2020 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? 2020 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो मणिपुर का है ये नोंगपोक सेमकई नाम से एक पुलिस स्टेशन है जो कि कहां का है? मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इंफाल। तो मणिपुर का है नोंगपोक सेमकई नाम से सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नोंगपोक सेमकई, ये कहां का है? मणिपुर का, ठीक है। ध्यान रखिए और मुझे बताइएगा कि क्या मणिपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में इसे पॉज करके बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। सवाल है कि चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण किसने किया? चक्रवाती तूफान कौन सा है? बुरेवी। चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण किसने किया है? तो मालदीव ने चक्रवाती तूफान जो है, मालदीव ने बुरेवी नाम दिया है। ये बुरेवी नाम किसने दिया है? ये दिया है मालदीव ने, ठीक है। अभी कुछ समय पहले केरल और तमिलनाडु के तटों पर ये तूफान आया था, कौन सा? बुरेवी, उसको नाम दिया गया था। और नाम किसने दिया है? ये मालदीव ने नाम दिया है। अब तूफान की बात आई है, एक दो मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट। पहला है अम्फान, ठीक है। अम्फान आपने ध्यान रखना है। अम्फान जो तूफान है ये नाम किसने दिया था? तो अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने, ठीक है। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने, पहली बात। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपका हो जाएगा, अम्फान थाईलैंड ने दे दिया, ठीक है। बुरेवी मालदीव हो गया। अगला है फेनी तूफान
ठीक है, फेनी आया था उड़ीसा के तट पर। ये नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया बांग्लादेश ने। किसने दिया है? बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने दिया फेनी नाम। अगला क्वेश्चन है, अगला एक और आप ध्यान रखिए, तितली। एक और आप ध्यान रखिए, तितली। तितली तूफान ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया पाकिस्तान ने। ठीक है, तितली तूफान को नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। फेनी दिया बांग्लादेश ने। अम्फान दिया थाईलैंड ने। और बुरेवी जो ये क्वेश्चन था, ये नाम किसने दिया है? मालदीव ने। बस ये आपको चारों ध्यान रखने हैं। अगला सवाल आपका उत्तराखंड से संबंधित है। डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन कब किया गया? डोबरा चांठी पुल आप सभी जानते हैं। ठीक है, डोबरा चांठी पुल टिहरी जिले में है। टिहरी जो हमारा जिला है उसको प्रतापनगर तहसील से जोड़ता है। डोबरा चांठी पुल सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2020 को। 8 नवंबर 2020 को तब जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कब किया था? तो 8 नवंबर 2020 को। ये आपने ध्यान रखना है। इसकी लंबाई बस आप ध्यान रखिए, 725 मीटर आपको लंबाई इसकी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इतनी इसकी लंबाई है और 8 नवंबर 2020 को इसको क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है आपका, स्टैचू ऑफ पीस। ध्यान से सवाल को पढ़िए। स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं पूछा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात सही है आपका, लेकिन स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नवंबर में ये हुआ था और इसको किया था राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में, माफ कीजिए, राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस का संबंध कहां से है? पीस पूछेगा तो राजस्थान, यूनिटी पूछेगा तो गुजरात। ठीक है, ये किया गया है। और ये कौन है? तो एक जैन संत हैं जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज। विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, उनके लिए, उनकी याद में, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। बाकी कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। जैसे कवच जो है, ये कवच सैन्य अभ्यास होता है। कवच सैन्य अभ्यास भारत की जो नौसेना है, ठीक है, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना तटरक्षक बल सभी एक साथ मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको करते हैं। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में ये बड़े पैमाने पर होता है। कौन सा? कवच। अगला है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था डेजर्ट नाइट। किस किस के बीच में? भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में। ठीक है, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में हुआ था डेजर्ट नाइट। इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, डेजर्ट नाइट 21 अभी जनवरी में ही हुआ था ये। ठीक है, जनवरी में हुआ था डेजर्ट नाइट 21 का, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में। ठीक है, राजस्थान के अंदर हुआ था। अगला है पासएक्स 2020। पासएक्स 2020 तो ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका भारत की नौसेना और वियतनाम की नौसेना के बीच। ठीक है, तो भारत की नौसेना और वियतनाम की नौसेना के बीच कौन सा हुआ है? पासएक्स आपका 2020। अगला है सिटमैक्स। सिटमैक्स देखिए, CSIT, SIT से आप ध्यान रखना है, S से हो गया सिंगापुर, I से हो गया आपका इंडिया और T से हो गया आपका थाईलैंड। ठीक है, तो सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच ये जो अभ्यास है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, सिटमैक्स 20। ठीक है, एक सिम्बैक्स भी है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है और सिटमैक्स ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। अगला है मालाबार। मालाबार आपको जरूर ध्यान रखना है। मालाबार 2020 ये अरब सागर में होता है, उत्तरी अरब सागर में, और ये हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में। 4 देश हैं इसमें, क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आपके अभ्यास थे। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चन है। पहला है, किसने 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके भारत के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो है ये कंपनी है अमेरिका की। ठीक है, एरोस्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, और इसने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके भारत का जो 104 उपग्रह का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। तो भारत के इसरो ने 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 2017 में, उसका रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है किसने? एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने। ठीक है, अमेरिका की कंपनी। अगला सवाल है, INS सिंधुवीर भारत ने किस देश को प्रदान किया है? INS सिंधुवीर, तो भारत ने INS सिंधुवीर किस देश को दिए हैं? तो भारत ने जो INS सिंधुवीर है वो म्यांमार को दिए हैं। ठीक है, किसको दिए हैं? म्यांमार को INS सिंधुवीर दिए हैं। ठीक है, INS सिंधुवीर किसको मिला है? म्यांमार में कमीशन किया गया है। अगला सवाल है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बताना है आपको। तो कौन सा स्थान रहा भारत का? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो रहा है वो 111वां स्थान रहा है। और उसके अलावा एक और सूचकांक को आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक। 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 131वां। इससे पहले स्थान था 129वां, और अब स्थान कौन सा हो गया है? 131वां स्थान भारत का हो गया है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान हो गया? 131वां स्थान अब हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, चेंज
चेंज 5 किस देश का चंद्रमा मिशन है? चेंज 5 किस देश का चंद्रमा मिशन है? तो ये किस देश का मिशन है? ये चीन का चंद्रमा मिशन है, ठीक है। चीन का चंद्रमा मिशन है चेंज 5। और चीन ने ही लॉन्ग मार्च 8 नाम से एक रॉकेट को लॉन्च किया है। और चीन से आप एक और बात ध्यान रखें कि चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। तो चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बन गया है और चेंज 5 नाम से एक चंद्रमा पर उसकी महत्वाकांक्षी योजना होने वाली है। अगला सवाल है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 12वें की अध्यक्षता करी रूस ने, ठीक है। 12वें की अध्यक्षता करी रूस ने। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ है। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, ठीक है। 12वां जो हुआ था इसकी अध्यक्षता करी रूस ने। जो 13वां होगा ना, जो 13वां होने वाला है वो भारत में होगा पहली बात, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता भी भारत ही करेगा। तो 2021 में जो होगा अब 13वां, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता भारत करेगा और वो भारत में ही होगा, क्योंकि जिस देश में होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। उसी के पास अध्यक्षता रहती है। अगला सवाल है कि WHO ने पोलियो के खिलाफ किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है पोलियो के खिलाफ? तो वो वैक्सीन है NOPV2। NOPV2 एक वैक्सीन है जिसको पोलियो के खिलाफ आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो है ये WHO ने दे दी है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित वीडियो थी। कैसी आपको वीडियो लगी जरूर आप फीडबैक में मुझे अपने कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इसी तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए, मेहनत करिए। आपका एग्जाम है, एग्जाम में आप लगे रहिए। कल अब आपको एक और वीडियो मिलेगी जल्दी ही, ठीक है। कल मैं नहीं कहूँगा, जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपके पुरस्कार, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और जो पॉइंट हमारे छूट गए होंगे वो भी मैं आपको उसमें जरूर बताऊंगा। अभी लास्ट में देखिए इसमें एक चीज रह गई है, ठीक है। एक चीज जो छूट गई है वो मैं आपको बता देता हूं। जो वन रिपोर्ट है उत्तराखंड की, ठीक है, यूके की जो वन रिपोर्ट है उसके एक दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्र किस जिले का वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो सबसे आगे है पौड़ी, ठीक है। क्षेत्र के हिसाब से सबसे आगे कौन है? पौड़ी। अब बात करते हैं परसेंट के हिसाब से। परसेंट के हिसाब से सबसे आगे कौन है? परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पर है? अगर परसेंट की बात करेंगे तो नैनीताल में, ठीक है। क्षेत्र के हिसाब से पौड़ी में और परसेंट के हिसाब से आपका नैनीताल में। ये हो गया आपका परसेंट के हिसाब से वन। क्षेत्र के हिसाब से पौड़ी, परसेंट के हिसाब से नैनीताल। अब क्षेत्र के परसेंट के हिसाब से सबसे कम कहां पर है? परसेंट के हिसाब से सबसे कम की अगर बात करें तो यूएस नगर, ठीक है। यूएस नगर में कहां पर है? उधम सिंह नगर में सबसे कम है परसेंट के हिसाब से, और क्षेत्र के हिसाब से सबसे कम है उधम सिंह नगर में। तो क्षेत्र हो या परसेंट हो, दोनों में ही वन क्षेत्रफल सबसे कम उधम सिंह नगर में है। लेकिन क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां है? आपका पौड़ी के अंदर है। और परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां है? आपका नैनीताल के अंदर है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की मेहनत अवश्य रंग लाएगी।